चैप्टर 30 न्यूक्लियस में आज हम लोग टॉपिक देखेंगे परमाणु द्रव्यमान मात्रा, मतलब AMU एटॉमिक मास यूनिट तथा किलोग्राम में संबंध। तो कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग को हम लोग द्रव्यमान मात्रा कहते हैं और 1 AMU इक्वल टू होता है 1/12 गुणा कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद मोल अभिधारणा से होता है, मोल अभिधारणा से कार्बन 12 के N परमाणु का द्रव्यमान वो होता है 12 ग्राम। ठीक, कार्बन 12 के N परमाणुओं का द्रव्यमान होता है 12 ग्राम में। तो कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? 12/N ग्राम के बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण नंबर 1 से हम लोग 1MU इक्वल टू 1/12 गुणा कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है 12/N, उस मान को यहाँ पर रख देंगे। फिर 12 से 12 कट जाएगा तो 1MU बराबर हमको क्या प्राप्त होगा 1/N ग्राम में। अब N क्या है? एवोगैड्रो संख्या है और एवोगैड्रो संख्या का मान क्या होता है 6.023 गुणा 10⁻23 होता है। ठीक, अब इस मान को हम लोग इसमें रख देंगे तो 1 AMU इक्वल टू क्या प्राप्त होगा 1/6.023 गुणा 10⁻23 ग्राम में। ठीक, अब हम लोग 1/6.023 करेंगे तो हमको प्राप्त होता है 0.166 गुणा 10⁻23 नीचे में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -23, किसमें होगा ग्राम में। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसको दशमलव को यहाँ पे लाएंगे तो 1MU बराबर क्या लिख सकते हैं 1.66 गुणा 10⁻24 ग्राम में। अगर दशमलव को यहाँ लाएंगे तो यहाँ पर पड़ जाएगी एक संख्या। तो हमको 1MU बराबर क्या प्राप्त होगा, जो ग्राम है उसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए 10⁻³ से इंटू करेंगे तो 10⁻24 इंटू 10⁻³ क्या हो जाएगा 10⁻27। तो हमको 1 AMU इक्वल टू प्राप्त होगा 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तो ये क्या है हमारा एटॉमिक मास यूनिट और किलोग्राम के मध्य संबंध। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? तो वे पदार्थ जो अपने अंदर से स्वतः ही कुछ विशेष प्रकार के अदृश्य विकिरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं, ऐसे पदार्थों को रेडियो एक्टिव तथा रेडियोधर्मी पदार्थ कहते हैं तथा यही घटना रेडियो एक्टिवता या फिर रेडियोधर्मिता कहलाती है। ठीक, तो क्या है रेडियो एक्टिव? कोई पदार्थ है जो अपने से स्वतः ही कुछ विशेष प्रकार के अदृश्य विकिरण उत्सर्जन करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ। और रेडियो एक्टिव पदार्थ में कुछ पॉइंट है, जैसे कि रेडियो एक्टिवता एक नाभिकीय प्रक्रिया है। ठीक, और रेडियो एक्टिवता पर ताप तथा दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और रेडियो एक्टिवता एक चरघातांकी प्रक्रिया है। चरघातांकी मतलब अनंत समय तक यह चलते रहता है, मतलब रेडियो एक्टिव विघटन अनंत समय तक चलते रहता है। और रेडियो एक्टिवता एक सांख्यिकी प्रक्रिया है। इसका तात्पर्य है कि समस्त नाभिकों को टूटना है, परंतु कौन सा नाभिक कब टूटेगा इसे नहीं कहा जा सकता। और पांचवा इसका पॉइंट है रेडियो एक्टिवता प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक,
उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे रेडियो एक्टिव क्षय संबंधी रदरफोर्ड तथा सोंडी का नियम। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्ज़ाम में। अगर इसमें पूछा गया सोंडी का नियम तो भी से इसी को लिखना है, और कहीं पूछा गया रेडियो एक्टिव क्षय संबंधी रदरफोर्ड तथा सोंडी का नियम तो भी से यही इसी को लिखना है। तो यह नियम होता है, किसी क्षण रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन की दर उस क्षण शेष बचे हुए अविघटित नाभिकों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। तो मान लेते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ के जो विघटन की दर है वो है dN/dt। चूँकि यहाँ पर क्या हो रहा है, विघटन हो रहा है, कमी हो रही है, इसलिए यहाँ पर लिए हैं माइनस। वो किसके बराबर होता है, अविघटित नाभिकों की संख्या। मान लेते हैं नाभिकों की संख्या n है, तो इसके क्या होती है, अनुक्रमानुपाती। अब अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाते हैं लैम्डा। तो -dN/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा n। ठीक, जहाँ लैम्डा क्या है, लैम्डा को हम लोग क्षय नियतांक या फिर छायांक या फिर क्षय स्थिरांक कहते हैं। अब उसके बाद इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, dN/dt। दोनों पक्षों में माइनस का इंटू करेंगे तो इधर माइनस हो जाएगा, तो माइनस लैम्डा n। या फिर dN के नीचे n को ला के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, dN/n इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा, dt का इधर इंटू हो जाएगा इंटू dt। ठीक, अब इसका हम लोग करेंगे निश्चित समाकलन। तो निश्चित समाकलन का निशान लगा दिए, क्या हो जाएगा, dN/n, और यहाँ पर लिमिट लग जाएगा n0 से n इक्वल टू माइनस लैम्डा बाहर निकल जाएगा, फिर समाकलन 0 से t, यहाँ पर लिमिट लग जाएगा, समाकलन dt, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है समाकलन का, अगर समाकलन 1/x dx है तो वो होता है log x के बराबर, अगर हो समाकलन 1 dx तो वो बराबर होता है x के बराबर। तो यहाँ पर x की जगह दिया है n, तो 1/n का क्या हो जाएगा, log n हो जाएगा, और लिमिट क्या लग जाएगा, n0 से n इक्वल टू माइनस लैम्डा, और 1 dt का हो जाएगा t, और लिमिट लग जाएगा 0 से t। ठीक, अब इसके बाद इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log n माइनस log e n0 इक्वल टू माइनस लैम्डा t, इतना प्राप्त होगा। अब log का एक और फार्मूला होता है, log m माइनस log n इक्वल टू होता है log m/n। तो यहाँ m की जगह n दिया है, n की जगह n0, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, log n/n0 इक्वल टू माइनस लैम्डा t। ठीक, अब उसके बाद अगर एक और फार्मूला होता है, अगर log बेस e x हो इक्वल टू y, तो x इक्वल टू लिख सकते हैं e की पावर y, ई वाई। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, n/n0 इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्डा t, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर n इक्वल टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा t। तो ये क्या है, हमारा सोंडी का नियम है। अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आप लोग यहाँ तक लिखोगे, ये है हमारा सोंडी का नियम। अब यदि t इक्वल टू 1/λ हो तो हमको n इक्वल टू प्राप्त होगा n0 e की पावर -1, या फिर n इक्वल टू n0/e, या फिर n/n0 इक्वल टू 1/e।